हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। और आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, क्लास 8th में हम लोग ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और सेल वाले चैप्टर के बारे में जितने भी स्कूल लेवल वाले क्वेश्चंस थे, एनएसओ वाले क्वेश्चंस थे, वो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों ने टेलीग्राम पर जो वर्कशीट्स हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। खेती बाड़ी से रिलेशन है और कुछ नहीं, खेती बाड़ी सीखेंगे आज। ओके, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके ना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, इतना तो कर सकते हैं ना अपन। और इसके अलावा आपको अगर प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर से रिलेटेड और या फिर हमारा पिछला वाला जो चैप्टर है सेल वाला, तो उसकी वर्कशीट्स बेटा टेलीग्राम पे अपलोड की जा चुकी है। ओके, और आप वहां पर जाकर के आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका पाथ आपको यहां पे मिला हुआ है t.me/ttb08 क्लास 8th के लिए। 6th के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है। थोड़ा बहुत मेरे बारे में विकास राठौर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा L1 लेक्चर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अरे भाई, क्रॉप किस तरीके से उगाई जा रही है, किसान किस तरीके से मेहनत कर रहा है, किस तरीके से हल चल रहा है, हल चलाने वाले जमाने से लेकर के आज मशीनरी युग तक अपन पूरा का पूरा क्रॉप प्रोडक्शन देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्रॉप प्रोडक्शन, और उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। फटाफट से करिए, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। करो 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 करो। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर, सोर्स ऑफ फूड, क्रॉप सीजन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, प्लविंग क्या है, टिलिंग क्या है, लेवलिंग क्या है, सोइंग क्या है, मैन्योर फर्टिलाइजर में डिफरेंस वगैरह क्या होता है, और इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वो है हमारे पास में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एगर और कल्चरा। एगर का मीनिंग सीधी सी बात होती है लैंड से रिलेशन है, ठीक है। जो हमारी जमीन है, जो हमारी धरती माता है, उससे उसका रिलेशन होता है। और अगर मैं बात करूं कल्चरा की, तो कल्चरा का सीधा सा मीनिंग होता है कल्टीवेशन। क्या करना है, कल्टीवेशन होना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर का सीधा सा मीनिंग क्या है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है, ये एक तरीके की साइंस है, एक तरह की विज्ञान है, एक तरह की कला है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स फॉर इकोनॉमिक पर्पस। आपने देखा भी होगा, जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं खेतों के अंदर, और उससे जो क्रॉप वगैरह उनको मिलती है उनको क्या करते थे, बाहर मार्केट में जाकर के बेच दिया करते थे। इकोनॉमिकल पर्पस भी वहां पे हो रहा है। इसके अलावा हम ब्रांचेस की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में और कौन कौन सी ब्रांचेस इंक्लूड है। आपके सामने यहां पे नजर आ रहा होगा। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में एग्रोनॉमी, नेक्स्ट है हमारे पास में हॉर्टिकल्चर, थर्ड है हमारे पास में ओलेरिकल्चर, फोर्थ नंबर पे हमारे पास में एक्वाकल्चर। एग्रोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका सीधा सा संबंध जो है प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल है। ओके, हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करता हूं तो फ्रूट्स वगैरह या फ्लावरिंग हमारे पास में जो प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेशन है। ओलेरिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ओलेरिकल्चर का मीनिंग सीधी सी बात है वेजिटेबल से है। ओके, एक्वाकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन वाटर बॉडीज फॉर इकोनॉमिकल पर्पस। अरे भाई, इसके अलावा एक बात बताओ, हमें खेती करनी है, खेती करने के बाद में क्या करना है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो हम खाना बचा लेंगे, हमारे लिए थोड़ा बहुत अनाज वगैरह रख लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पैसे की भी तो जरूरत रहेगी ना। तो इकोनॉमिकल पर्पस ही हमारा वहां पे कहीं ना कहीं नजर आता ही आता है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई सेवा ही कर रहे हैं। ओके, आपने देखा भी होगा जो किसान वगैरह होते हैं वो खेतों में बहुत सारे जो भी उनको क्रॉप प्रोडक्शन करना होता है करते हैं, फिर उसके बाद में उनको जो भी उनके पास में साधन वगैरह होते हैं उसको
अपने साधन में लेकर के और मार्केट के अंदर उसको सेल करने के लिए चले आते हैं। ये चीज हम आज लोग देखने वाले हैं, किस तरीके से करते हैं आज देखिए थे। आइए सोर्स ऑफ फूड की हम बात करते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ फूड में सीड्स वगैरह, सीड्स में आप लोगों ने देखा होगा मूंग दाल वगैरह है, ये क्या है, सीड्स ही है। ओके, सीरियल्स की हम बात करें, राजमा वगैरह हो जाएंगे, पल्सेस हैं, ऑयल सीड क्रॉप है, नट एंड ड्राई फ्रूट्स है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें, फ्रूट्स भी क्या होते हैं, बहुत बड़े स्केल पे जो है एग्रीकल्चर लैंड पे किया जाता है, फ्रूट्स को भी उगाया जाता है। वेजिटेबल्स की हम बात करें, रूट्स वगैरह हैं, स्टेम्स वगैरह। रूट्स में हम बात करते हैं पोटैटो वगैरह है, जो कहाँ होता है, एग्रीकल्चर लैंड पे तो होता होगा। स्टेम्स की हम बात करें, आप अभी जो है इस टाइम पे देखिए टर्निप वगैरह है, रेडिश वगैरह है, ये क्या है, स्टेम्स ही हैं। लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच है, कैबेज है, ये क्या है, हमारे लीफी वेजिटेबल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फ्रूट्स, वेजिटेबल, और नेक्स्ट है हमारे पास में स्पाइसेस, जो हमारे पास में मसाले वगैरह आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूडर क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स। ठीक है, ये है हमारे सोर्स ऑफ फूड। ओके, आगे बढ़े भाई। सोर्स ऑफ फूड में हम लोगों ने देखा कि हम कहां कहां से क्या क्या हम खाते हैं। ठीक है, सीड वगैरह हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और फ्रूट्स में भी कई सारे जो है टाइप्स हो गए। इसके अलावा प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को हम खाते हैं, वो सारा का सारा हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसिंग। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो गया है कि हम जो है कब कब खेती बाड़ी करते हैं, किस किस सीजन में कौन कौन सी खेती की जाती है, और कब कब उनको तोड़ दिया लगाया जाता है, और कब कब उनको हटाया जाता है, कब वो अपना रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो हमने इस बेसिस पे, इंडिया के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास में 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर का टाइप है हमारे पास में, वो है खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है रबी क्रॉप, और लास्ट हमारे पास में है जायद क्रॉप। ओके, कब इसको लगाया जाएगा, कब इसको हार्वेस्ट किया जाएगा, इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी, वो सारा का सारा हम अभी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। सही बात है, अरे भाई अलग अलग तरीके की, अलग अलग अगर खेती की बात करें, अलग अलग हम क्रॉप की बात करें, तो हर तरह की क्रॉप को एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए, एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है गेहूं को क्या कहते हैं, जो है भरी गर्मी के अंदर लगा दें, नहीं। अब जो है ये वाला जो टाइम चल रहा है, गेहूं वाला टाइम है। ठीक है, ये देखना मार्च के टाइम पे क्या होगा, हम लोग इसको काटना, हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात है। तो डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्स डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पे मैच्योरिटी। अरे भाई उसको पकना भी तो है ना, पक करके तैयार भी तो होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सनलाइट की रिक्वायर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी फोटोसिंथेसिस, अरे है तो एक तरीके से प्लांट ही है ना। तो प्लांट है तो प्लांट में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत है? सनलाइट की जरूरत होगी। तो लिखा है सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सीधी सी बात। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। 6th क्लास में प्लांट वाला चैप्टर है, वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है फोटो पीरियड्स आर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट दैट इन्फ्लुएंस प्लांट्स इन देयर ग्रोथ, फ्लावरिंग, formation of storage organs, leaf fall, etc. In India, there are 3 main seasons of crop growth: खरीफ, रबी एंड जायद। अब हम सबसे पहले बात करते हैं खरीफ के बारे में। देखिए खरीफ क्रॉप को और क्या कहा जा सकता है? मानसून क्रॉप भी कहा जा सकता है, या रेनी क्रॉप भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे इसको लगाया जाता है। हम बात करें इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? अरे भाई वार्म और वेट वेदर की इसको जरूरत होती है। नेक्स्ट किस टाइम पे लगाया जाएगा? जून और जुलाई के टाइम पे तो लगाया जाएगा। और कब काटा जाएगा? सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे। ओके, इन महीनों में तो इसको लगा दिया जाता है और इन महीनों में इनको काट लिया जाता है। तो कब लगाया जा रहा है? जून, जुलाई, नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर। अच्छा, हम लोगों ने 6th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो प्लांट्स हैं किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर। मुझे आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये वाली जो क्रॉप है किस तरह के प्लांट के अंदर रखी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। राइस है, ग्राउंडनट है, उड़द वगैरह है, दाल वगैरह जितनी भी है सारी की सारी इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप में रबी क्रॉप की। तो रबी क्रॉप को हम और क्या कह सकते हैं, विंटर क्रॉप या विंटर सीजन के अंदर लगाई जाती है। क्या चाहिए इसको, कोल्ड एंड ड्राई वेदर चाहिए होता है। और किस सीजन किस महीने में लगाएंगे, अक्टूबर और नवंबर में तो लगाएंगे। और कब काट लेंगे, मार्च या अप्रैल के टाइम पे काट लेंगे। जैसा कि वीट वगैरह अभी गेहूं का टाइम है, ठीक है, अभी लगा हुआ है खेतों के अंदर। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इस टाइम पे हम लोग अभी खेतों के अंदर गेहूं वगैरह का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायद की। तो जायद जो है वो कब लगाया जाता है, मेनली समर सीजन के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि इसको कैसा वेदर चाहिए होता है, वार्म, गर्म। नेक्स्ट हम बात करें कब लगाया जाएगा, मार्च के अंदर। काटा कब जाएगा, जून के अंदर। क्यों, वापस जून जुलाई में तो यहां पे से स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो और इसके अंदर एग्जांपल्स की हम बात करें तो जितने भी हमारे पास में सीजनेबल जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह हैं और वेजिटेबल्स हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, जायद के अंदर आएंगे। एक बार फटाफट से देख लीजिए, फिर इसके नोट्स हम लिखेंगे फटाफट से। बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसिंग, क्रॉप सीजन की हम बात कर रहे हैं। क्रॉप सीजन में इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पे 3 टाइप की मैनुअली प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, खरीफ, रबी एंड जायद। आप लोगों के पास में फटाफट से देख लीजिए, 4 मिनट है, फटाफट से देख लो। नहीं, 3 मिनट है, फटाफट से कर लो, कोई बात नहीं। एक मिनट में साइड हो जाता हूं। लिख लिया, आगे बढ़े। अरे भाई, डिफरेंट क्रॉप होती है जिनको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, टेम्परेचर भी डिफरेंट होना चाहिए। ओके, और इसके ही बेस पे हमने इसको कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया हमारे पास में खरीफ क्रॉप, सेकंड हो गया रबी क्रॉप, और लास्ट हो गया हमारे पास में जायद क्रॉप। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि किस तरीके से क्रॉप को लगाया जाता है, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाता है, वही सारी चीजें हम लोग यहां पे देखें। अभी तक तो हमने ये देखा कि कौन कौन सी खेती बाड़ी के अंदर हम किस किस सीजन में कौन कौन सी फसलें लगाते हैं, कौन कौन सी क्रॉप को लगाया जाता है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसको लगाने के लिए क्या मैनेजमेंट हम लोग अपनाएंगे, ताकि हमारी जो खेती है या हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए यहां पे मैनेजमेंट देखिए, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो है, मेनली अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना होता है। क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी किसकी, सॉइल की। ओके, नेक्स्ट सॉइल। सॉइल क्या होता है, सीधी सी बात है कि भैया जो आप सीड्स वगैरह यूज कर रहे हो, जो बीज वगैरह आप मार्केट से लेकर के आ रहे हो, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग घटिया क्वालिटी का बीज लगा दें, और घटिया क्वालिटी का अगर बीज खेतों में लगेगा तो सीधी सी बात है जो फसल होगी वो भी घटिया ही होगी, सीधी सी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर किसी तरह की कोई कमी रह जाती है फसलों के अंदर तो वहां पे हम क्या करते हैं, उस कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ये क्या होते हैं, मैन्योर जो काउ डंग वगैरह से हमारे को मिलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करें फर्टिलाइजर, ये फुली केमिकल होते हैं, ठीक। इरिगेशन की हम बात करें, किस तरीके से हम उनको पानी वगैरह दे रहे हैं, कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारे पास में कुएं वगैरह हुआ करते थे, वहां से यूज किया करते थे। फिर उसके बाद में कुओं के बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने नहरें वगैरह लाना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे 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 ट्यूबवेल वगैरह, ये सारे के सारे सिस्टम आने लगे। ये पूरा का पूरा इरिगेशन वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास है हार्वेस्टिंग। अब हमारी फसल पक करके तैयार हो गई है, उसको काटना है, और काटने के बाद में स्टोरेज करना है। ओके, ये पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट है। ऊपर लिखा हुआ है इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। बिल्कुल सही बात है, कोई नई बात नहीं है। हम इस बचपन से लेकर 55 तक यही बात सुनते चले आ रहे हैं, और मैं आज भी इसी बात को सुनता आ रहा हूं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। इन दिस कंट्री, इस कंट्री में क्या है, 70% जो है पॉपुलेशन वो किसके अंदर है,
वो एग्रीकल्चर से ही रिलेशन रखती है, और 40% जो है वो जीएनपी का वो कहां से आता है हमारे पास में, एग्रीकल्चर लैंड से ही आता है। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन की हमने बात कर ली, क्रॉप प्रोडक्शन किस किस तरीके से किया जाएगा और क्रॉप प्रोडक्शन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ओके, आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार फिर से। फटाफट से लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। ओके, क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? मैं सिर्फ आप लोगों को जो है 2 मिनट दूंगा, 1 मिनट होने में बस 18 सेकंड बाकी हैं। 2 मिनट के बाद में अपन आगे बढ़ चलेंगे। किस तरीके से हमें सोइल को तैयार करना होगा। सोइल तैयार करने का मतलब ये हो गया कि हल को जोतना। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, 2 बैल वगैरह होते थे, उसके पीछे एक हल लगा होता था, जिसे हम प्लफ वगैरह बोलते हैं, टिलिंग वगैरह करना। ठीक है ना, और जो सोइल होती थी वो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती थी। उससे फायदा ये होता था कि जो फसल हम लगा रहे हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसमें होता क्या था कि अगर उसकी जो रूट्स हैं वो इजीली नीचे तक चली जाएं, और नीचे जाने के बाद में अगर रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है तो इजीली रेस्पिरेशन हो सके। इस वजह से प्रिपरेशन ऑफ सोइल किया जाता था। ओके, सोइंग की हम बात करते हैं, वही दोबारा मैं बात कर रहा हूं सोइंग की। तो सोइंग सीधी सी बात है कि आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्या यूज करना है, बीज वगैरह यूज करना है, सीड वगैरह यूज करना है, ताकि उसको आप लगाओगे तो आप अच्छी नहीं बहुत अच्छी क्रॉप वापस ले सको। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा। आगे बढ़े, मुझे लगता है कि अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि सोइल को अब तैयार करना है कि भाई हम खेती करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना, उसके लिए हमें करना होगा क्या, जो सोइल है उसको ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, उसके लिए हम जो काम करते हैं, देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को करने से पहले जो फर्स्ट नंबर का स्टेप है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूज इट। मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर हमें क्या करना है, तोड़ देना है, ताकि क्या होगा, रेस्पिरेशन इजीली हो सके, और जब नया क्रॉप हम लगाएंगे तो उस क्रॉप में क्या होगा, उसकी जो रूट्स हैं वो इजीली नीचे तक चली जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। वही बात, कहां तक चली जाएगी, नीचे तक चली जाएगी। उसके बाद में लिखा है, द लॉस सॉइल allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। जब वो नीचे की तरफ चली जाएगी तो इजीली क्या हो सकेगा, ब्रीथ हो पाएगा, रेस्पिरेशन हो पाएगा, सीधी सी बात है। और गैसेस एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है, हम लोग जानते हैं। पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, ये वाला फॉर्मूला यूज किया करते थे। और आज की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे हम लोग ट्रैक्टर वगैरह यूज किया करते हैं, मशीनरी वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ करता था पहले के टाइम पे, देखिए टिलिंग लिखा हुआ है। इस प्रोसेस में होता क्या था, सीधी सी बात है, जो सोइल पार्टिकल होते हैं वो उनको टर्न करना है। क्या करना है, सोइल पार्टिकल्स को टर्न कर देना है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज डन बाय प्लफ। प्लफ्स आर मेड ऑफ आयरन या वुड। ये किसका बना हुआ करता था पहले के टाइम पे, या तो आयरन का बना होता था, लोहे का बना होता था, या फिर लकड़ी का बना हुआ होता था। और उसको क्या करते थे, हम जमीन के अंदर लगा दिया करते थे, और आगे 2 बेल होते थे, उससे क्या करते थे, वो सोइल ऊपर नीचे होती रहती थी। प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स।
अब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहा था हम लोगों ने, क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्रम्स। और देखिए आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा एनसीईआरटी के अंदर जो इमेज बनी हुई है हमारी वो यही बनी हुई है कि किस तरीके से दो बेल हैं और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, ये प्लफ लगा हुआ है, ठीक है, जो किसका काम कर रहा है, टेलिंग का काम कर रहा है, ठीक है, प्लफिंग का काम कर रहा है। ओके आगे बढ़े। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लफिंग, दिस प्रैक्टिस लूज द सोइल, सोइल को क्या कर देगी, लूज कर देगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगी। ओके आगे बढ़ते हैं। द सोइल इज ओवरटर्न एंड प्रॉपरली एरिटेड, मतलब कि जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इजीली, अरे भाई नीचे तक क्या होगा, नीचे तक चली जाएगी। और अगर मान लीजिए सोइल हमारा जो रूट सिस्टम है वो नीचे की तरफ जाएगा तो रेस्पिरेशन आराम से हो पाएगा, ब्रीथ इजीली हो पाएगी और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। हम जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी ग्रोथ आराम से हो पाएगी और जब ग्रोथ अच्छे से होगी तो हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा, सीधी सी बात है। ओके प्लफिंग की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवलिंग। अब आपने क्या करा, उस सोइल पार्टिकल्स को ऊपर नीचे करके उबड़ खाबड़ कर दिया। अब उबड़ खाबड़ वाली जगह पे तो हम खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते, क्रॉप प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा। तो लेवलिंग के लिए क्या होता था, एक वेट वाली कोई भी हम जैसे मान लीजिए लकड़ी की कोई भी एक टुकड़ा ले लिया, उसके ऊपर वेट रख देते थे और वेट रखने के बाद में उसकी लेवलिंग कर दिया करते थे। और अगर आज की हम बात करें तो आज के टाइम पे हम मशीनरी वगैरह यूज करते ताकि लेवलिंग इजीली हो सके, ठीक है। देखिए लेवलिंग, दिस इज द एग्रीकल्चरल प्रोसेस टू मेक द सोइल इन लेवल फॉर सोइंग द सीड्स। अब सोइंग वाला पार्ट हमें करना है तो सोइंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग करनी पड़ेगी। ओके और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ लेवलिंग की तो वो होता है हमारा, सीधी सी बात है कि सोइल सरफेस को हमें क्या करना है, स्मूथ कर देना है। क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया है, टिलिंग वाला काम तो कर दिया है। अरे भाई सोइल पार्टिकल्स को हमने क्या करा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर दिया, एक दो बार घुमा दिया है। अब हमारी जो सोइल पार्टिकल्स हैं, जो हम लैंड की अगर हम बात करें तो वो कैसी हो गई, स्मूथ हो गई है, ठीक है ना। अब लेवल कर देंगे तो भी स्मूथ ही रहेगी। ओके आगे बढ़े। देखो लिखा हुआ है सोइंग, तो सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यहां पे हम लोग जैसा बीज अंदर की तरफ डालेंगे, जैसा बीज हम खेती में डालेंगे, जैसा बीज हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चूज करेंगे वैसी ही खेती हमें मिलेगी, वैसा ही क्रॉप प्रोडक्शन हमें मिलेगा। सीधी सी बात है, अच्छी क्वालिटी का करेंगे तो अच्छी ही फसल हमें मिलेगी, सीधी सी बात। तो लिखा हुआ है सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सीड्स, गुड क्वालिटी का आपको सीड यूज करना है, हेवियर हो, डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डैमेज होगा तो क्या होगा, वो पानी के साथ ऊपर फ्लो करना करेगा, फ्लोइंग करेगा, ठीक है। और जब फ्लोइंग करेगा तो कुछ उगेगा ही नहीं, पहली बात तो। अरे भाई जमीन के अंदर जाएगा तभी तो पौधा बनेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि हाई यील्ड वेराइटी होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह की जरूरत ना रहे और वो अपनी बीमारियों को, अपनी डिजीज को क्या कर सकते हैं, खुद ही रिमूव कर सके। ओके नेक्स्ट लिखा हुआ है सोइंग द सीड्स। अब किस किस तरीके से आप कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग इज द रैंडम सोइंग ऑफ सीड, मैन्युअली भी किया जा सकता है। इन सीड ड्रिलिंग मेथड से भी कर सकते हो आप, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स का हमें ध्यान रखना होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब सोइंग हो जाती है, सोइंग होने के बाद में क्या करते हैं खेतों के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा एक हम पुतला टाइप से उसके ऊपर मटकी वगैरह लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कि वो क्या, अगर कोई भी बर्ड आए तो उसको ये लगे कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो हमें मार सकता है, इस वजह से हम क्या करते हैं वहां पे एक पुतला खड़ा कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है प्रिकॉशन ड्यूरिंग सोइंग, स्पेसिंग शुड बी प्रॉपर, जो प्रॉपर स्पेस होती है, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना है और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, सनलाइट जरूरी होती है। जब सनलाइट अगर प्रॉपर नहीं मिलेगी, मान लीजिए हम रेंडमली कहीं पे भी लगा देंगे तो हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं मतलब प्लांट्स को प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी, ढंग से उसको क्या नहीं मिल पाएगा, तरीके से उसको सनलाइट नहीं मिल पाएगी। जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है भैया, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमें प्रॉपर एक मैन्युअली अगर हम कहें या फिर मशीनरी हम कहें तो हमें एक प्रॉपर स्पेस में उसको लगाना होता है। नेक्स्ट हम बात करें, सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंगीसाइड्स, जो फंगाई वगैरह जो फंजाई वगैरह लग जाती है वो कैसे होने चाहिए, फंजीसाइड्स होने चाहिए। डेप्थ शुड बी प्रॉपर, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं होना, ज्यादा ऊपर होगा
तो पानी के साथ में फ्लो करना लगेगा, ठीक है ना, और ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पौधा नहीं बन पाएगा। ओके, फटाफट से लिख लीजिए। आप लोगों के पास में 1 मिनट 17 सेकंड है, फटाफट से देख लो। सोइंग की बात कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ सीड से गुड क्वालिटी का सीड हमें यूज करना होता है। ओके, हमारे पास में सिर्फ 1 मिनट है। फोर्टी सेकेंड्स, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स, फटाफट से देख लो। देखिए किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लगाया जा रहा है ये, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लगा दिया अपन लोगों ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि ताकि फोटोसिंथेसिस आराम से हो सके, और सिलेक्शन ऑफ सीड्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं टुकड़े वगैरह हमने यूज कर लिए थोड़े से बचत के चक्कर में, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, 6 5 4 3 2 1। अब देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हम लोगों ने हमारे, अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें भी जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। उसी तरीके से क्रॉप की अगर हम बात करें तो क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वो क्रॉप न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं यहां पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए कहा है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में किसकी जरूरत होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है। इन्हीं से ही प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी। ओके, इसीलिए इनका नाम क्या रखा हम लोगों ने, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, भले ही कम अमाउंट में चाहिए, चाहे तो कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या क्या चीजें हैं, मैग्नीज हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ये क्या है हमारे प्लांट्स के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। जिस तरीके से ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, रफेज एंड वाटर की हम बात करते हैं, उसी तरीके से एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट्स के लिए किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स को भी हमने 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। फर्स्ट नंबर पे हमने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, एक बार फिर देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। भाई चाहिए ही चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो वो क्या है, मैग्नीज हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे फर्टिलाइजर क्या होते हैं और मैन्योर क्या होता है। मैन्योर की हम बात करें तो मैन्योर क्या होता है, हम हमारे घर पे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। और इसमें कोई केमिकल वगैरह का यूज नहीं किया जाता मैन्योर की अगर हम बात करें। और फर्टिलाइजर की हम बात करें, सबसे पहली बात तो ये कहां बनते हैं, किसी भी केमिकल फैक्ट्री के अंदर बनेंगे, ठीक है। और इनसे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लिखा हुआ है द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अगर मान लो किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करने पड़ेंगे क्या, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फटाफट से देख लीजिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास में मात्र 15 सेकंड है, 14, फटाफट से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। 3 2 1। देखिए अब हम बात करते हैं मैन्योर की। देख जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, अर्थवर्म वगैरह इसमें अंदर डले हुए होते हैं। अर्थवर्म की वजह से क्या होता है, ये और भी ज्यादा फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, किसकी, सॉइल की फर्टिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, ताकि हमारे प्लांट्स की क्या हो सके, अच्छे से ग्रोथ हो सके। ये काउडंग्स वगैरह होते हैं, हम क्या करते हैं घरों के अंदर या जो खेत वगैरह होते हैं, जो फील्ड्स वगैरह होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, इकट्ठे करते चले जाते हैं और उसमें उसके बाद में उनको क्या करते हैं,
उस फील्ड के अंदर छिड़क दिया करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है मैन्योर के बारे में बात करते हैं तो मैन्योर आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ओके, किस तरीके से होते हैं? एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर बल्कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की तो इसमें क्या होगा? स्मॉल क्वांटिटी में होगा, लेकिन होंगे कैसे? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें हम तो मैन्योर इंक्लूड्स फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? मैन्योर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स कि मैन्योर के एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहली बात तो इट कॉस्टलेस। अगर केमिकल सब्सटेंसेस की हम बात करें या केमिकल फर्टिलाइजर की हम बात करें तो वो क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं। और ये क्या होंगे? ये तो हमें फ्री में मिल जाएंगे। अगर बात करें तो फ्री में भी मिल सकते हैं, जिनके घरों में अगर मान लीजिए एनिमल्स वगैरह हैं तो उनको तो फ्री में ही मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल, इंक्रीज कर देंगे कौन से मैटर को? ऑर्गेनिक मैटर्स को। इट रिड्यूस सोइल इरोजन, सोइल इरोजन की बात करते हैं ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। वाटर पोल्यूशन को भी कम होता है इनकी वजह से। इनकी वजह से क्या होगा? वाटर पोल्यूशन कम होगा। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सोइल, सोइल की टेक्सचर को बढ़ावा देते हैं। और इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। इनकी वजह से क्या होगा? जो ब्रीथ वगैरह होती है वो क्या होती है? इजी होती है। अरे भाई प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर है, इस वजह से क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? कम होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर्स आर बल्की एंड नॉट इजी टू एब्जॉर्ब, दे हैव लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि न्यूट्रिएंट्स तो होंगे भले ऑर्गेनिक है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स किस अमाउंट में है? कम अमाउंट में है। ओके, फटाफट से लिख लीजिए। मैन्योर के बाद में फर्टिलाइजर देखेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर जो होते हैं हमारी जो फैक्ट्री वगैरह होती है, केमिकल फैक्ट्री वगैरह जहां पे वहां पे तैयार किए जाते हैं। और किसी भी तरह की अगर प्रॉपर कोई डेफिशिएंसी है प्लांट्स को तो उसी के लिए एक प्रॉपर मैन्योर का यूज किया जाता है। ये ऑर्गेनिक मैटर है, वो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर देखिए लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग केमिकल्स। केमिकल का यूज करके बनाया जाता है। किसका यूज करके बनाया जाता है? केमिकल का यूज करके बनाया जाता है। और फर्टिलाइजर्स की हम बात करें, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, इनके लिए यूज किया जाता है। अगर इसके तरह की अगर किसी भी तरह की कोई कमी होती है, आपने देखा होगा यूरिया वगैरह जो होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए किस तरीके से इस प्लांट्स के लिए केमिकल सब्सटेंसेस को यूज किया जा रहा है। ओके, ये देखिए किस तरीके से हम लोग जो है प्रेशर वगैरह लगाते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक पंप होता है, पंप के सहारे वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या क्या काम करते हैं और किस किस तरीके से इसके एडवांटेज हैं और किस किस तरीके से इसके डिसएडवांटेज है। अगर एडवांटेजेस की हम बात करते हैं, दे आर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक। एक पर्टिकुलर अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हम क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उसको दे देंगे। किसको? प्लांट को। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। इनकी जरूरत एक स्मॉल क्वांटिटी में होती है। दे आर वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल तो होंगे ही सही, तभी तो क्या होगा? अरे भाई पानी हम डालेंगे तो क्या होगा? उस प्लांट्स के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। दे कॉजेस वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इनकी वजह से होता है। ठीक है। फर्टिलाइजर्स कैन चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोइल। नेक्स्ट, दे कैन कॉज यूट्रोफिकेशन इन नियर बाय वाटर बॉडीज। जो सुपोषण होता है, कहने का मतलब ये है जो सुपोषण है वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन? फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट हम बात करें कि फर्टिलाइजर किस किस तरीके से मिल सकते हैं। नाइट्रोजीनियस हो सकता है, फॉस्फेटिक हो सकता है और पोटेशियम हो सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। नाइट्रोजीनियस की हम बात करते हैं तो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को कंटेन करने का काम करेंगे। फर्टिलाइजर ऑफ फॉस्फेट की हम बात करें तो फॉस्फेट की ज्यादा अमाउंट होगा। नेक्स्ट पोटेशियम की तो पोटेशियम होगा। और अगर इंक्लूड की बात करें तो सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ होगा। फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन। एक मिनट, एक बार आप इसको देख लीजिए, फटाफट से लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। इरिगेशन वाला पार्ट देखेंगे।
बिल्कुल सिंपल है। एडवांटेज की हमने बात कर ली, एक प्रॉपर स्पेस होगा, प्रॉपर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। ओके, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोइल चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें सुपोषण की, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। ओके, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलता है, बस ये है कहने का मतलब। आगे देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन सीधी सी बात ही है भाई, किस तरीके से हम प्लांट्स को पानी दें। पानी देने के लिए हम पहले क्या करते थे, कुएं वगैरह यूज किया करते थे, फिर नहरें वगैरह आई, नहरों का पानी यूज करने लगे। नहरों के बाद में फिर खेतों में क्या हुआ करता था, ट्यूबवेल वगैरह लगा लिया करते थे, ट्यूबवेल से पानी दिया करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ड्रिप कंडीशन होने, ड्रिप वाला मार्केट में आया, उस एक एक ड्रिप करके पानी दिया जाता था। उससे क्या हुआ, एक प्रॉपर ग्रोथ होने लगी। ओके, ऐसा नहीं होता था कि कई जगह पे तो पानी भरा हुआ है और पानी भरा होने की वजह से क्या होता था, प्लांट खराब हो जाता था। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई इरिगेशन के बारे में लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स growing in the fields by means of canals, rivers, wells, tube wells, it is known as irrigation. Next है purpose of irrigation. अगर irrigation के पर्पस की हम बात करें तो irrigation supplies two essential macronutrients, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अरे भाई पानी है ना, पानी के पास में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू सॉइल, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। किसमें हेल्प कर रहा है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, इलोगेशन ऑफ द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प मिलेगी, सीधी सी बात है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस कॉल्ड टिलर in the crop plants so as the get good crop yield. Wells and tube wells are successful in those areas where underground water is saline. Canal water is used for irrigation. यहां पे कोई ना कोई गलती होगी, कोई बात नहीं। एक्सेसिव की हम बात करते हैं, एक्सेसिव इरिगेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, अरे भाई एक्सेसिव में क्या होगा, हम हो सकता है कि प्लांट हमारा जो है गल जाए, ठीक है, प्लांट गल सकता है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। और ये किस तरीके से किया जाता है, ये सारी की सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो है हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया, सोइल को रेडी किया, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट हमने क्या करा, उसके लिए कौन कौन से मेथड अपने लोगों ने देखे, प्लफिंग वाला, टिलिंग वाला जो मेथड था, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा, लेवलिंग करें। लेवलिंग करने के बाद में क्या होगा, सोइंग वाला पार्ट वाला आएगा। सोइंग में हम क्या करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का हमें क्या करना है, सीड यूज करना है। तीन चीजें हमने देख ली थी। तीन चीजों के बाद में अब हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें हम क्या चाहते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करना चाहते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी हम देख चुके हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर आप लोगों ने डाल दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, पानी वगैरह डालना पड़ेगा। तो पानी वाले जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। अब इरिगेशन किस किस तरीके से किया जाता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। और इसके अलावा नेक्स्ट वाली क्लास में हम इससे रिलेटेड एनएसओ में आए हुए क्वेश्चन प्लस स्कूल लेवल वाले दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने सेल वाला चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। सेल आप पढ़ सकते हो और सेल की जो वर्कशीट्स हैं वो टेलीग्राम पे डली हुई हैं। और इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है आज आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। थैंक यू।